हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मेज़रमेंट। तो हमें मेज़रमेंट करना है, कैलकुलेशंस करनी है। किसकी? बेसिकली अपन इस चैप्टर में दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, एक होगा पेरीमीटर और एक होगा एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया क्या है, किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं और फिर इसके बाद देखेंगे कि किस किस शेप का पेरीमीटर और किस किस शेप का एरिया हमें निकालना होगा। तो जो पेरीमीटर है वो किसी भी शेप के अराउंड पूरा अगर हम ट्रेवल करें तो उसमें जितनी लेंथ कवर करनी पड़ती है उसे कहते हैं। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल शेप है, तीन साइड्स है ना इसकी, तो ट्राइंगल शेप हो गया। अब इसका कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये ले लिया, यहाँ से हमने इसको ट्रेस करना स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, इसके ऊपर बाउंड्री के अलोंग 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 चलते जा रहे हैं और वापस उसी पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो पूरी बाउंड्री को ट्रेवल करने में जितनी डिस्टेंस हमने कवर की उसी को हम पेरीमीटर कहेंगे। जैसे सपोज़ हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप का फिगर है। अब यहाँ पे अगर पेरीमीटर निकालनी तो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और बाउंड्री के अलोंग ट्रेवल करते हुए वापस से उसी पॉइंट पे आ जाओ। तो जितनी डिस्टेंस आप कवर करोगे वही आपका पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो ये तो रही पेरीमीटर की बात। अब अगर अपन एरिया की बात करें तो एरिया जो होता है वो होता है ये जो बाउंड्री हमने बनाई उसके अंदर एनक्लोज जितना एरिया है उसको अपन एरिया कहेंगे। ये जो जितना भी पोर्शन है ना इसके अंदर, ये बाउंड्री के अंदर का जितना भी कवर्ड एरिया है उसी को अपन किसी शेप का एरिया कहते हैं, है ना। तो ये जो पेरीमीटर है और एरिया है इसको निकालने के कुछ अलग अलग फॉर्मूले होते हैं अलग अलग शेप्स के लिए। तो इस वाले चैप्टर में हम वही फॉर्मूले याद करेंगे और फिर उनका एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्राइंगल के लिए। तो ट्राइंगल जो होता है वो एक ऐसी शेप है जिसमें थ्री साइड्स होती है और थ्री एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल की कुछ ना कुछ हाइट होगी। कैसे निकालते हैं हाइट? सामने वाली साइड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल सामने वाली साइड पे बनाते हैं। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो हाइट बन जाती है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये बेस हो जाता है। तो जो ट्राइंगल है उसका जो पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो पेरीमीटर निकालने के लिए तो साइड्स की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्राइंगल में एक कन्वेंशन है वो मैं बता देता हूँ आपको कि नॉर्मली जैसे ये एक ट्राइंगल है, मान लो ट्राइंगल का ये पॉइंट कैपिटल ए है, ये पॉइंट कैपिटल बी है, ये पॉइंट कैपिटल सी है। वैसे किसी को भी कैपिटल ए मान सकते थे, यहाँ भी ए बी और सी मान सकते थे, पर हमने यहाँ जो दिया हुआ है वो मान लिया। फिलहाल ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो वर्टेक्स है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स ए के जो सामने वाली साइड है उसकी लेंथ मानी जाती है स्मॉल ए। क्या मानी जाएगी? स्मॉल ए। वर्टेक्स बी के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ मानी जाती है स्मॉल बी, और सी के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ मानी जाती है स्मॉल सी। तो अगर हमें पॉइंट ए से चलकर पॉइंट ए पे ही वापस आना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? पहले सी, फिर ए, फिर बी, यानी कि कुल मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी लेंथ हमें टोटल ट्रेवल करनी पड़ेगी। इसलिए इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अगर अपन को इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए तो पूरा पोर्शन यूज़ करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन होता है इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके। किसको? एक तो बेस को और एक हाइट को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दो। तो 1/2 इंटू बेस। बेस तो यहाँ पे सी है, ठीक है, बेस ही लिख लेते हैं उसको। बेस जिसके ऊपर ट्राइंगल खड़ा हुआ है, इंटू हाइट जितनी ट्राइंगल की हाइट है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर उसके बाद आती है स्क्वायर वाली चीज़। तो स्क्वायर कौन से शेप को कहते हैं? ऐसा शेप जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों और चारों एंगल्स 90 डिग्री के हों। एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं और चारों साइड इक्वल भी है। जो इक्वल साइड है उनकी लेंथ मान ली मैंने ए ए ए ए। अब मान लो इसमें अपने को करना है पेरीमीटर याद करनी, पेरीमीटर की कैलकुलेशन करनी। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे तो ए डिस्टेंस आपने कवर की, फिर ए डिस्टेंस और कवर की 2a, फिर 3a, फिर 4a। तो 4a डिस्टेंस आपने कवर की, इसलिए इसका जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो हो जाएगा 4a। अब इसका एरिया निकालना है तो एरिया याद रखना है आपको कि इसका जो एरिया होता है वो इस बाउंड्री के अंदर का जो पोर्शन होता है वो होता है। ठीक है,
तो इसका जो टोटल एरिया निकलता है वो निकलता है साइड इंटू साइड। तो एक साइड ए है, ये वाली साइड भी ए है, तो ए इंटू ए, तो कुल मिला के ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये जो ऊपर पावर 2 लगा हुआ है इसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर 6 स्क्वायर है तो इसका मतलब है 6 इंटू 6 यानी कि 36। अगर 5 स्क्वायर है तो इसका मतलब है 5 इंटू 5 यानी कि 25 है ना। अगर 9 स्क्वायर है तो उसका मतलब हो जाएगा 81, क्योंकि 9 को अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, और स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 4a। क्लियर? अब आगे बढ़ें। आगे आता है अपना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेक्टेंगल में एंगल्स तो सारे 90 डिग्री ही होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स ओनली इक्वल होती है। इक्वल क्या होती है? अपोजिट साइड्स। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती, केवल अपोजिट साइड्स जो है ना वही इक्वल होती है। तो जब ओनली अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल हों और सारे एंगल 90 डिग्री के हों तो ऐसे फिगर को रेक्टेंगल बोलते हैं। अब इसमें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वाली साइड ए है तो ये भी ए होगी क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, और ये बी है तो ये भी बी होगी क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। अब ट्रेसिंग करके पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चले तो ए डिस्टेंस कवर हो गई, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो इस प्रोसेस में 2 बार तो a आया, तो 2a प्लस 2b। इसलिए रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 2a प्लस 2b। और अगर हम इसकी एरिया निकालना चाहें तो एरिया आएगा साइड इंटू साइड। तो ये साइड है a और ये साइड है b, है ना, तो a इंटू बी। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया बनता है, एरिया इस अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं। तो अंदर वाला जो पोर्शन आएगा वो आएगा a इंटू बी, और जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 2a प्लस 2b। 2a प्लस 2b को कभी कभी 2 कॉमन लेकर a प्लस b भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा है ना 2a प्लस 2b, दोनों टर्म्स में 2 कॉमन लिया तो अंदर बनेगा a प्लस b, तो 2 ब्रैकेट a प्लस b ये लिखा जा सकता है। किसको? 2a प्लस 2b को, या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को। ठीक है, अब अपन देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यहाँ ए बी की जगह आप एल इंटू बी भी लिख दोगे तो कोई खास बात नहीं है, चल जाएगा। आप इसमें एक और तरीके से समझ सकते हो कि जैसे रेक्टेंगल है ना, मान लो इसकी ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो इसको आप 2 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ मान सकते हो। ये वाला ट्राइंगल, ये एल, ये बी। अब देखो ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें बेस एल है, हाइट बी है, तो इसका एरिया हो गया हाफ एल बी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऊपर वाले ट्राइंगल में इसको उल्टा कर दें तो ये बेस बन गया ये वाला, और ये हाइट बन गई, तो इसका भी एरिया हो गया हाफ एल इंटू बी। तो हाफ एल बी और हाफ एल बी को जोड़ेंगे तो एक एल बी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी एरिया निकाल सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और स्क्वायर में क्योंकि एल और बी दोनों सेम हो जाते हैं तो वो एल स्क्वायर या बी स्क्वायर या ए स्क्वायर बन जाता है। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में देखते हैं कि इनके एरिया को मेज़र करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स, किस टाइप की यूनिट्स का यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई 2D शेप लें हम और उसका एरिया निकालें, ट्राइंगल ले लें, सर्कल ले लें, कोन ले लें, पिरामिड ले लें, 3D शेप भी हो सकता है, जब भी एरिया निकालेंगे तो एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट आएगा। कैसा आएगा? स्क्वायर यूनिट। जैसे सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर दे रखा है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया निकालते वक्त यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी। अब इनका एरिया निकालना बहुत सारी जगह पे काम आता है। कुछ फन फैक्ट्स है वो दे रखे हैं, वो देखते हैं। डिफरेंट रेक्टेंगल विद द सेम पेरीमीटर कैन हैव डिफरेंट एरियाज। ठीक है, 2 पेरीमीटर्स, 2 रेक्टेंगल है, मान लो ये है और एक ये है। ठीक है, सेम पेरीमीटर का मतलब जैसे ये 7, इसकी साइड 7 हो गई, इसकी साइड 7 हो गई, है ना, और इसकी साइड हो गई मान लो 2 हो गई, इसको मान लेते हैं, हाँ 4 हो गई साइड,
और इसकी साइड 4 हो गई, ठीक है। तो इसका जो एरिया बनेगा वो 7 इंटू 4 बनेगा, और इसका जो पेरीमीटर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22। तो पेरीमीटर तो बन रहा है 22, और जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है 28। अब हम कोई और एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जिसका पेरीमीटर सेम हो, पेरीमीटर इतना ही आए। तो मान लो मैंने ये ले लिया 10 10, और इधर ले लिया 1, इधर 1। रेक्टेंगल ये भी है, इसका पेरीमीटर 22 ही आ रहा है, पर इसका एरिया आएगा 10 इंटू 1 यानी कि 10, ठीक है। तो सेम पेरीमीटर होने के बाद भी एरिया डिफरेंट हो सकता है। अब आगे देखते हैं, रेक्टेंगल जो है, जो हम नॉर्मली रेक्टेंगल बनाते हैं उसको एक और नाम से जाना जाता है इलोंगेटेड स्क्वायर, यानी कि जैसे ये स्क्वायर है, अगर इसको खींच लिया जाए किसी एक साइड से, इलोंगेट कर दिया जाए, तो फिर वो रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। इसलिए रेक्टेंगल को इलोंगेटेड स्क्वायर भी बोलते हैं, खींचा हुआ स्क्वायर, लंबा किया हुआ स्क्वायर। उसके बाद आता है पेरीमीटर फॉर स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल इज़ ऑलवेज लेस देन देयर एरिया। तो अगर आप स्क्वायर लें या रेक्टेंगल लें तो हमेशा एरिया बड़ा होगा और पेरीमीटर छोटा होगा, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रायंगल है इसमें उल्टा भी कभी हो सकता है। ट्रायंगल में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो पेरीमीटर है वो बड़ा हो, जैसे यहाँ 1 ले लिया, 1 ले लिया, 1 ले लिया, तो इसका जो पेरीमीटर है वो तो आ जाएगा 1 2 3, लेकिन जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो पेरीमीटर हमेशा छोटा ही होता है, लेकिन लेस देन एरिया, वेरियस इट कैन बी मोर देन द एरिया इन केस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ एग्जाम्पल जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। गिरीश कंप्लीट्स अ कंप्लीट राउंड ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड ऑफ साइड 48 मीटर लॉन्ग। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो बताओ हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 48 4 बार, तो 48 इंटू 4 कवर करेगा वो। 48 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 192। 48 को 4 बार ऐड करो या 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो स्क्वायर शेप है ना उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a। तो 4 तो फॉर्मूले वाला आ गया और साइड इसकी 48 है, तो 4 इंटू 48 करते आ जाएगा 192 मीटर। तो गिरीश अगर एक स्क्वायर शेप की फील्ड के चारों तरफ घूमता है तो उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 4a, वेयर a इज़ 48। नंबर 2 क्वेश्चन है, मोन्स हाउस हैज़ रेक्टेंगुलर ओपन रूफ। मोन के हाउस में ये ऐसे रूप है। टू ड्राई द क्लॉथ हिज मदर फिक्सेस 4 पोल्स एट 4 कॉर्नर। चारों तरफ उनकी मदर ने 4 पोल खड़े किए हैं। एंड टाइज अ कोड अराउंड देम, और चारों तरफ एक रस्सी बांधी। इफ द डायमेंशन ऑफ द रूप आर 20.8 मीटर एंड 14.7 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। यानी कि चारों तरफ अगर रस्सी बांधी गई है तो वो जो कोड है उसकी लेंथ क्या होगी, तो वही पेरीमीटर के इक्वल होगी। तो देखो ये रेक्टेंगल है तो यहाँ 20.8 है तो इधर भी 20.8 होगा, इधर 14.7 है तो इधर भी 14.7 होगा। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 20.8 प्लस 14.7 इंटू 2 क्योंकि फॉर्मूला क्या था पेरीमीटर का, 2 इंटू ए प्लस बी। तो 20.8 और 14.7 को अगर आप ऐड करेंगे तो 8 और 7 का 15 का 5, फिर 1 कैरी में गया तो 1 और 4 5 और 2 और 1 3, 35.5 बनेगा। फिर 30.5 को इंटू 2 और करेंगे तो 2 5 जा 10 की 0, फिर 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1, फिर 1, 2 3 जा 6 और 1 7, तो 71 आ रहा है। यानी कि टोटल जो कोड है उसकी लेंथ बनेगी यहाँ पे 71, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। फिर एग्जांपल नंबर 3 है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 38, फाइंड इट्स साइड। तो किसी स्क्वायर की पेरीमीटर 38 है, तो मान लेते हैं उसकी साइड a है, तो फॉर्मूला होता है 4 इंटू a। तो 4a की वैल्यू 38 है, आपको निकालना है a। तो a कैसे निकाल लेंगे, दोनों तरफ 4 का डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 है तो 4 बन जाएगा और इधर बन जाएगा 38/4। अब 38/4 कैसे करेंगे, 4 9 जा 36,
2 बच गया, पॉइंट लग जाएगा, 2 का 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9.5। तो अगर किसी स्क्वायर की साइड 38 है तो उसका जो साइड होगी, स्क्वायर का एरिया 38 है तो उसकी जो साइड है वो आएगी 9.5। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें कहा गया है कि अ फार्मर हैज़ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 325 एंड 248 मीटर। 325 मीटर तो इसकी लेंथ है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 248 मीटर। अब आपको चारों तरफ, वो फार्मर इसके चारों तरफ फेंसिंग करवाना चाहता है, जाली खड़ी करवाना चाहता है ना, फेंसिंग उसको करवानी है चारों तरफ। तो आपको ये बताना है कि उसको 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्चा कितना आएगा। तो पहले तो अपन उसकी क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, चारों तरफ कितनी फेंसिंग लगानी है, कितना मीटर, और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी। तो ए है या एल प्लस बी, तो 325 प्लस 248 को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 8 13 का 3, फिर आ जाएगा 1 कैरी में, तो फिर 1 और 2 3 और 4 7, कोई कैरी नहीं है, 3 और 2 5 इंटू 2 और करना है, तो 2 इंटू 573 करना है, तो 2 3 जा 6 आएगा, ठीक है, 2 7 जा 14 आएगा, 14 का 1 कैरी में जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 11, तो 1146 मीटर ये तो फेंसिंग की टोटल लेंथ हो गई। अब 1 मीटर का खर्चा 12 रुपीज़ है, तो टोटल खर्च कितना आएगा ये बताना है। तो आंसर आएगा 12 इंटू 1146। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा 72, तो 2 आएगा, फिर 7 कैरी में गया, 12 4 जा 48, 48 और 7 से 55 बनेगा, तो 55 का 5, फिर 5 कैरी में गया, 12 1 जा 12 और 5, 17 का 7, फिर 1 कैरी में गया, 12 1 जा 12 और 1 13। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 13,752। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन में एरर नहीं करी है तो, कैलकुलेशन में एरर करी होगी तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। वैसे इन्होंने क्या पूछा है, ओनली इन्होंने आंसर में यही निकाल के दे दिया, ओनली क्या, इन्होंने आंसर में निकाल के दे दिया ओनली फेंसिंग की लेंथ, लेकिन आंसर ही कंप्लीट नहीं है। इसको आपको 1146 जो आया ना, इसको मल्टीप्लाई भी करना है 12 से, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। तो जो भी मैंने निकाल के बताया वो उसका अल्टीमेट आंसर होना चाहिए। 1146 मीटर जो आया है वो केवल फेंसिंग की लेंथ है, इतना मीटर करना है, लेकिन इंटू 12 और होगा तब जाके फाइनल आंसर मिलेगा। फिर 5th क्वेश्चन है, रविंद्र सिंह एज अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड ऑन इट्स ऑफ साइड 85 मीटर। रविंद्र के पास फील्ड कौन सा है, 85 मीटर का स्क्वायर शेप का। इफ़ द रेट ऑफ इट्स फेंसिंग इज़ 50 पर मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो पहले तो एरिया इसकी फेंसिंग निकाल लो, 4 इंटू 85, ये तो टोटल लेंथ हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर साइड के लिए पेरीमीटर होता है 4a। 4 इंटू 85 करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 का 0, फिर कैरी में गया 2, 4 8 ज़ा 32 और 2 340। ये तो हो गया टोटल फेंसिंग। अब इसकी कॉस्टिंग है इंटू 50, क्योंकि 1 मीटर की 50 है। तो कैसे करेंगे, डबल ज़ीरो तो पीछे आ जाएगा, फिर 5 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 ज़ा 20 का 0, फिर 2 5 3 ज़ा 15 और 2 17, यानी 17,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसमें कंप्लीट आंसर दे भी रखा है और अपने भी यही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। फिर इसी तरह के एग्जाम्पल नंबर 6 7 8 9 ये भी हैं, आप इनको करके देख सकते हो। 10 11 कर लेते हैं, चलो अपन। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज़ टू बी मेड ऑफ ब्रिक्स, द लेंथ ऑफ रूम इज़ 8 एंड ब्रेड्थ इज़ 6 मीटर। तो उसका जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 6, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से जाता है तो 48 बन जाएगा। अब एक ब्रिक जो लगानी है, अच्छा ये मीटर है तो एरिया मीटर स्क्वायर में बन गया। अब इनकी जो ब्रिक लगानी है वो 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो बाई 100 होगा, तो 0.25 हो जाएगा। और 12 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें तो बाई 100 होगा, तो 0.12 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो एक ईंट का एरिया आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स लगानी है वो आ जाएगा, टोटल एरिया यानी कि 48
डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 0.12। तो पहले 12 को 25 से मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट शिफ्ट कर देंगे। 4 डिजिट क्यों? क्योंकि इधर डेसिमल के बाद 2 है, इधर डेसिमल के बाद 2 है, तो ये 4 डिजिट्स हमें लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 12 5 जा 60 का 0, फिर कैरी में गया 6, 12 2 जा 14, 24 और 6 30, फिर 300 बना। 4 डिजिट खिसकाया तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, तो 6 0 और लग जाएगा। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ गए, क्योंकि 2 यहाँ थे 2 यहाँ थे, तो 4 हो गए टोटल। तो आएगा 0.0300। अब इन दोनों ज़ीरोज़ को तो अपन इग्नोर कर सकते हैं। अब क्या बच गया? 48/0.03। तो 0.03 को आप लिख सकते हो 3/100, है ना, क्योंकि हम डेसिमल्स को अगर 2 प्लेस शिफ्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करने पड़ेगा। 316 या 48, तो कुल मिला के 1600 ब्रिक्स आपको चाहिए होगी। तो टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। तो एक फ्लोर को अगर आपको ईंटों से बनाना है तो कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी? तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि आप क्या करें, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर निकालें और अपॉन टोटल एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकालें। 1 ब्रिक भी रेक्टेंगल के हिसाब से देख रहे हैं तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा, और जो वो निकाल रहे हैं फ्लोर, वो भी रेक्टेंगल ही है, तो उसमें भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है ऊपर, एग्जांपल नंबर 8, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो पेरीमीटर सिंपल सा है, कहीं से भी स्टार्ट करो, ट्रेवल करके आगे बढ़ते जाओ। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24। तो 24 इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो इजी है, पेरीमीटर तो काफ़ी इजी होता है। अब ये है कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद इट साइड 15। तो 15 इंटू 15, फॉर्मूला यही तो होता है ना, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। वैसे आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद होना चाहिए, जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है, 11 का 121 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, 14 का 196 है, 15 का 225 है। एटलीस्ट इतना तो याद होना ही चाहिए। वैसे 6 क्लास के लिए बेहतर है कि आप 20 तक स्क्वायर्स याद कर पाओ, नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट 15 तक आपको स्क्वायर याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला पार्ट है वो है फाइंड एरिया बाय यूजिंग ग्रीड पेपर। तो ग्रीड पेपर का यानी कि ग्राफ पेपर जैसे पेपर का यूज़ करके भी अपन एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे इरेगुलर शेप्स का एरिया इस मेथड से अप्रोक्सीमेट निकल जाता है। एग्जैक्ट तो नहीं निकलता, अप्रोक्सीमेट निकलता है। जैसे मान लो इस वाले लीफ का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें ये देखना है कि कितने बॉक्सेस को तो इसने कम्प्लीटली कवर किया हुआ है, कितने बॉक्सेस को हाफ से ज़्यादा कवर किया हुआ है, और कितने बॉक्सेस को हाफ से कम कवर किया हुआ है। तो जितने बॉक्सेस को कम्प्लीटली कवर किया है उनको इंक्लूड करेंगे, और जितने बॉक्सेस को हाफ से ज़्यादा मोर देन हाफ कवर किया है उसको इंक्लूड करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। जिन बॉक्सेस को हाफ से कम कवर किया गया है उनको लेंगे ही नहीं। तो टोटल आंसर वो आ जाएगा जिसमें जितने बॉक्सेस को कंप्लीट कवर किया गया है और मोर देन हाफ कंप्लीट किया गया है। सी हो गया कंप्लीट और मोर देन हाफ, इन दोनों के बॉक्सेस को काउंट करके हमारा आंसर हम निकाल लेंगे। और अगर कोई ऐसा बॉक्स है जो बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में है तो उसके लिए हाफ इंटू नंबर ऑफ दो बॉक्सेस कर सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कंप्लीटली कवर्ड, नंबर ऑफ स्क्वायर्स लेस देन हाफ कवर्ड, नंबर ऑफ स्क्वायर मोर देन हाफ कवर्ड। तो जो लेस देन हाफ कवर्ड है उसको हटा देंगे, केवल इन दो पर ध्यान देंगे। तो आंसर हो जाएगा 10 + 14 इक्वल टू 24 यूनिट। तो एरिया निकालने के लिए अपन केवल दो तरह के बॉक्सेस को कंसिडर करते हैं, एक जो पूरी तरह से कवर्ड हो और एक हाफ से ज़्यादा कवर्ड हो। हाफ से कम वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, और कभी एग्जैक्टली हाफ हो जाए तो जैसे मान लो 10 ऐसे हैं जो एग्जैक्टली हाफ कवर्ड हैं, तो 10/2 यानी कि 5 और ऐड कर देंगे। जितने एग्जैक्टली हाफ कवर्ड हैं उसका हाफ और अपन ऐड कर देते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ग्रिड पेपर में अपन ने इसको यूज़ किया।
तो अपन ये देखेंगे कि इसमें कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन यहाँ दिख नहीं रही, तो देखो 1 2 3 4 बॉक्सेस पूरी तरह से कवर हैं। ये हाफ से ज़्यादा है, या हाफ से ज़्यादा है, ये दोनों कम है। तो कुल मिला के 6 यूनिट्स हैं जो मोर देन हाफ कवर हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका 6 यूनिट आ जाएगा आंसर। अब अगला है कि अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें चारों तरफ ट्रैक बना हुआ है, तो इसका ट्रैक का एरिया आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, बाहर वाले ट्राइंगल के एरिया में से अंदर वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो अपने आप यही एरिया बचेगा ना। तो बाहर वाले ट्राइंगल का एरिया है 42 इंटू 32 और अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया है 36 इंटू 26। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 42 इंटू 32 आ रहा है 1344 और 36 इंटू 26 आ रहा है 936। दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 408। तो ये तो टोटल एरिया आ गया। अब उसमें ये भी कहा गया है कि उसकी तरफ अगर लेवलिंग करनी है तो 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 320 है। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, तो इंटू 320 स्कोर कर दो तो उससे आंसर आ जाएगा 320 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1,30,560 है ना, 1,30,560। कैलकुलेशन अब आप खुद करके देख सकते हो, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको कैलकुलेशंस, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज एरिया इज़ 990 मीटर स्क्वायर एंड हुज लेंथ इज़ 33। तो देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होता है L इंटू बी, वो दे रखा है 990, उसमें लेंथ भी गिवन है 33 मीटर, बी यानी कि ब्रेड्थ गिवन नहीं है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो देखो ये बी है ना, ये निकालना है, तो इसको साइड चेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 990 अपॉन 33। ये 11 से कट हो जाएगा, 11 3 जा 33, 11 9 जा 99 0। फिर 3 से भी कट हो जाएगा तो 3 3 जा 9 3 0 0। तो 30 यानी कि उसकी जो ब्रेड्थ आएगी वो 30 आएगी। तो इस तरीके से अपन मेंसुरेशंस के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। एरिया और पेरीमीटर हमने इसमें किया है। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू।